नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो वाकई झकझोर देती है। जर्मनी के क्लिंगनबर्ग गांव की एनेलीज मिशेल की सच्ची कहानी। हाँ नमस्कार। ये कहानी बहुत परतों वाली है। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्यतः एनेलीज मिशेल प्रेत बाधा की सच्ची कहानी के कुछ हिस्सों पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है, वैसे तो घटनाएं 1975 के आसपास चरम पर पहुंची, पर शुरुआत पहले हुई जब एनेलीज सिर्फ 16 साल की थी। एक बिल्कुल नॉर्मल, हंसमुख और काफी धार्मिक कैथोलिक लड़की। बिल्कुल। और फिर अचानक उसे दौरे पड़ने लगे, अजीब से दौरे। डॉक्टरों ने क्या कहा? मतलब पहली डायग्नोसिस क्या थी? पहली डायग्नोसिस थी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, मतलब मस्तिष्क के एक हिस्से टेम्पोरल लोब में मिर्गी। अच्छा। और ये जानना जरूरी है कि इस तरह की एपिलेप्सी में सिर्फ दौरे ही नहीं होते, कई बार व्यवहार में बहुत अजीब बदलाव, मति भ्रम, यहाँ तक कि पर्सनैलिटी में भी बड़े चेंजेस आ सकते हैं। शायद यहीं से चीजें उलझनी शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दवा दी गई, इलाज शुरू हुआ, लेकिन एनेलीज की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। बिगड़ती गई मतलब कैसे? उसे अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, भयानक चेहरे दिखने लगे। और वो बार बार कहती थी कि मेरे अंदर कुछ है जो बाहर निकलना चाहता है। ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। परिवार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। और यहीं पर मतलब परिवार के लिए ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं रह गई थी। उन्हें लगा कि डॉक्टर मदद नहीं कर पा रहे तो शायद ये कुछ और है, कुछ अलौकिक। हाँ, कुछ ऐसा। और यहीं से उन्होंने चर्च की तरफ देखना शुरू किया। मामला मेडिसिन से हटकर आस्था और एक गहरे विश्वास के द्वंद्व में फंस गया। और फिर एनेलिस का व्यवहार वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो गया था, सुना है। हाँ, वो रिपोर्ट्स तो वाकई दिल दहलाने वाली हैं। वो खुद को काटने लगी थी, अपने कपड़े फाड़ देती थी, फर्श से कीड़े मकोड़े उठाकर खा लेना, कुत्ते की तरह भौंकना, यहाँ तक कि अपना ही मूत्र पी लेना। मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। और धार्मिक प्रतीकों के साथ क्या हुआ? तो बहुत धार्मिक थी। हाँ, यही तो सबसे अजीब था। वो क्रॉस तोड़ने लगी, प्रार्थना करने से इनकार कर दिया, खाना पीना लगभग बंद ही कर दिया था उसने। तो फिर चर्च ने क्या किया? पादरी वगैरह इन्वॉल्व हुए? हाँ, 2 पादरी थे, अर्नस्ट ऑल्ट और आर्नोल्ड रेंज। रेंज थोड़े अनुभवी थे ऐसे मामलों में। उन्हें और ऑल्ट को पक्का यकीन हो गया कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं बल्कि प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा, डेमोनिक पोजेशन। एग्जैक्टली। उन्होंने फिर वर्ड्सबर्ग के बिशप से संपर्क किया और काफी सोच विचार के बाद, शायद एनेलीज की बिगड़ती हालत देखकर, बिशप ने आखिरकार झाड़ फूक मतलब एक्सोर्सिज्म की इजाजत दे दी, रोमन कैथोलिक तरीके से। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो शायद इतिहास में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड एक्सोर्सिज्म केसेस में से एक है। हाँ, अगले करीब 10 महीनों में, सोचिए 10 महीनों में 67 बार एक्सोर्सिज्म के सेशन हुए। 67 बार? 67? हाँ, और हर सेशन कई घंटे चलता था, 4 घंटे या उससे भी ज्यादा। और सबसे अहम बात, इन सभी सेशंस को टेप पर रिकॉर्ड किया गया। टेप रिकॉर्डिंग्स? हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। क्या था उन टेप्स में? यही तो इस केस को इतना विवादास्पद बनाता है। उन रिकॉर्डिंग्स में एनेलीज की आवाज बिल्कुल बदल जाती थी, भारी, कर्कश, जैसे किसी मर्द की आवाज हो, या कई बार अलग अलग तरह की आवाजें। और उसने कुछ कहा, मतलब आवाजों ने? हाँ, उसने दावा किया कि एनेलीज पर 6 दानवों का साया है। नाम भी बताए, लूसिस और जूडस इस्कैरियोट। जूडस, जिसने जीसस को धोखा दिया था। हाँ वही। फिर नीरो, केन, हिटलर और एक कोई स्थानीय बदनाम पादरी फ्लैशमैन। हिटलर तक का नाम? ये तो बहुत अजीब है। और वो लैटिन वाली बात? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कहते हैं कि वो कभी कभी लैटिन में चिल्लाती थी, गालियां देती थी, जबकि उसने कभी लैटिन सीखी नहीं थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये पूरी धारा प्रवाह लैटिन नहीं थी, बस कुछ शब्द या वाक्य थे। फिर भी ये चौंकाने वाला था। बिल्कुल। लेकिन इस सब के बीच उसकी शारीरिक हालत का क्या हुआ? 67 एक्सोर्सिज्म सेशंस। वो बस बिगड़ती गई। लगातार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने से उसके घुटने बुरी तरह जख्मी हो गए थे, टूट गए थे। खाना पीना तो वो पहले लगभग छोड़ चुकी थी। तो जाहिर है वो बहुत कमजोर हो गई होगी। बहुत ज्यादा। उसका वजन घटता गया और फिर अंत आ गया। हाँ, 1 जुलाई 1976 को एनेलीज मिशेल की मौत हो गई। तब उसका वजन सिर्फ 30 किलो रह गया था। सिर्फ 30 किलो? मौत का कारण बताया गया कुपोषण और डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी और पोषण की भयानक कमी। उसके आखिरी शब्द क्या थे, कुछ पता है?
इसमें थोड़ी अलग अलग बातें हैं। कुछ कहते हैं उसने कहा माँ मुझे डर लग रहा है, कुछ स्रोत कहते हैं उसने पादरियों से कहा क्षमा याचना करो, या शायद अपनी माँ से कहा पापों के लिए क्षमा मांगने को। उफ, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। मौत के बाद तो हंगामा हुआ होगा। बिल्कुल, जर्मनी में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। एक आपराधिक जांच शुरू हुई। किस पर? एनेलीज के माता पिता और दोनों पादरियों पर, अर्नस्ट ऑल्ट और आर्नोल्ड रेंस। उन पर लापरवाही से हुई हत्या का मुकदमा चलाया गया। नेग्लिजेंट होमिसाइड। और कोर्ट में क्या हुआ? वो टेप्स चलाए गए? हाँ, वो टेप्स अदालत में सबूत के तौर पर पेश किए गए। बचाव पक्ष की दलील थी कि वो तो आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, शैतानी ताकतों से लड़ रहे थे। और प्रोसिक्यूशन? अभियोजन पक्ष का कहना था कि ये गंभीर लापरवाही थी, लड़की को मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, झाड़ फूक की नहीं, और इसी वजह से उसकी जान गई। फैसला क्या है ये जानना जरूरी है। फैसला भी काफी चर्चा में रहा। अदालत ने चारों को, माता पिता और दोनों पादरियों को दोषी पाया। दोषी पाया तो सजा हुई? दोषी तो पाया, लेकिन सजा सिर्फ 6 महीने की दी, वो भी निलंबित, सस्पेंडेड सेंटेंस। मतलब जेल नहीं जाना पड़ा। ऐसा क्यों? शायद अदालत ने ये माना कि वो लोग पहले ही अपनी बेटी या अपने पैरिशन को खोकर बहुत बड़ी त्रासदी झेल चुके थे। सजा को एक तरह से प्रतीकात्मक रखा गया। लेकिन कहानी तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल, एनेलीज की कब्र पर आज भी लोग जाते हैं। वो टेप्स वो आज भी मौजूद है। और हाँ, हॉलीवुड ने इस पे फिल्म भी बनाई, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। हाँ, वो फिल्म काफी मशहूर हुई थी। उसने इस कहानी को दुनिया भर में पहुंचा दिया। सही कहा, वो फिल्म इसी केस से प्रेरित थी, हालांकि उसमें कुछ चीजें बदली गई थी। तो ये थी एनेलीज मिशेल की कहानी। एक मेडिकल कंडीशन से शुरू हुई, जो फिर धार्मिक हस्तक्षेप में बदली, और उसका अंत एक दुखद मौत और एक विवादित मुकदमे पर हुआ। बिल्कुल, और ये मामला आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। विश्वास, चिकित्सा विज्ञान और इंसान की पीड़ा, इनके बीच का जो तनाव है, जो सीमाएं हैं, वो कहाँ खत्म होती हैं, कहाँ शुरू होती हैं? हाँ, ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद है। कहाँ मेडिकल साइंस की हद खत्म होती है और कहाँ आस्था या शायद कुछ और शुरू होता है? इसका जवाब आसान नहीं है। श्रोताओं के लिए एक आखिरी बात सोचने को छोड़ते हैं। वो टेप्स, दर्जनों घंटों की वो रिकॉर्डिंग्स आज भी मौजूद हैं। उनका होना ही अपने आप में एक सवाल है। हाँ, उन्हें सुनना एक अलग ही अनुभव है। तो सवाल ये उठता है कि वो टेप आखिर क्या दिखाते हैं? क्या वो सिर्फ एक बहुत गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारी के चरम लक्षण है, जिसे उस समय का विज्ञान ठीक से समझ नहीं पाया? या फिर उन आवाजों, उन शब्दों में वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी आज की समझ, हमारी तर्क संगत सोच के दायरे से बाहर है? ये कहानी हमें हमारी मान्यताओं, हमारे संदेहों और शायद हम जो जानते हैं उसकी सीमाओं पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है।